लगभग 1.5 महीने बाद बैक टू इंडिया, और अभी विल हैव आवर रेगुलर सेशन। इस सेशन में हम लोग मुद्रा और आसन अलग अलग डिसीजेस के लिए, मैंने सिर्फ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बात की थी, लेकिन हम लोग मेनोपॉज, हार्ट ट्रबल, बाकी चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थायराइड प्रॉब्लम्स, तो इन जनरल योगा फॉर डिसीजेस, ये रहेगा। अब इसमें पहले तो शुरू में अपना ओंकार कर लेते हैं 5 बार। ये पोस्चर करेक्ट करें पर्वतासन से। आंखें बंद, मन में सोच के रखना कि अपनी मूल बंध लगा रहा है, लगा रहे। एक्सेल पूरी तरह से बाहर, पूरी तरह बढ़िए। हो शांत, अंधेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, कोई विचार नहीं, सिर्फ मेरा अस्तित्व। इस विशाल विश्व में सिर्फ कहीं पे महसूस हो रहा है अकेला मैं। छवि के मध्य में दिया लगता है, और ये पूरा मंदिर, ये गर्भगृह जो मेरा शरीर है, पूरा एक दिव्य शांत प्रकाश से भर जाता है। ये महसूस करना है हर कोने तक मेरे शरीर की ये प्रकाश पहुंचा हुआ है। पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, कंधे, पीठ, सर का ऊपरी हिस्सा, नाक, आँख, कान, क्योंकि मंदिर का आकार बिल्कुल वही है जो मेरे शरीर का आकार है। बाहर की ओर देखूं तो पूरा अंधेरा है, और विश्व के कोनों से मुझे ओंकार की धुन, गुंजन सुनाई दे रहा है। जैसे कि मेरे पहले के ओंकार का इको आ रहा है, प्रतिध्वनि आ रहा है। प्रकाश सिर्फ, अंधेरा था, लेकिन मैं मेरा अस्तित्व तो महसूस कर रहा था, प्रत्यक्ष रूप से कर रहा था। क्या ये
मैं आंखों से देख रहा था नहीं, कानों से सुन रहा था नहीं, ये मैं, तो जानने वाला कौन था? तो जानने वाला, इस विषय को जानने वाला मेरा जीव, मेरा सोल, आत्मा। तो ये बिना इंद्रियों के मैं महसूस कर रहा था मेरा अस्तित्व। अस्तित्व आसान है, लेकिन बाकी जब सारे गुण आएंगे, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से महसूस करना आपको फिर समाधि अवस्था तक लेके जा सकता है। ये जानने वाला मैं था, तो मेरा ज्ञान, ये मेरा एक स्वभाव मुझे पता चला। शुद्ध ज्ञान, आनंद, चेतना, अस्तित्व। शांत। आप अपने आप का अकेलापन, एकत्व महसूस करें। किसी भी बाहरी चीज पर डिपेंडेंस नहीं है, अवलंबन नहीं है। देखिए पूरा दृश्य, विशाल विश्व, अंधेरा, ओंकार का गुंजन और प्रकाश से भरा मंदिर। और अनंत आनंद का सागर, मेरा अपना शुद्ध स्वरूप। छोड़िए सांस। अलग अलग बीमारियों के लिए कौन से आसन, कौन सी मुद्राएं, मुद्राएं तो अलग अलग के लिए होती है, लेकिन वीडियो चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है हर चीज में, जैसे कि ओंकार। ओंकार ये आपकी बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस सेंटर में लाने की कोशिश करता है। जैसे कभी किसी का ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है, किसी के मिनरल्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कई सारे रोग होते हैं। तो ये ओंकार, ये रिसेट करने वाली प्रक्रिया है। पूरी एक्यूरेसी से, करेक्टनेस से आप अगर ओंकार करो तो ये सभी बीमारियों में उपयोगी है। जब आप करते हो नीचे से पूरा ऊपर तक, सभी चक्र आपके उसमें एक्टिवेट होते हैं, और ये पूरा वाइब्रेशन आपके हार्ट को जाता है, लंग्स को जाता है, पूरा नीचे से ऊपर, अगर हम करेक्ट तरीके से करते हैं। करेक्ट तरीके से यानी जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने दुनाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपका वाइब्रेशन नीचे हो, और फिर बाद में सिर्फ ओंकार, लेकिन ये पूरा वाइब्रेशन मेरा नीचे से ऊपर। ओ, ये आज्ञा चक्र तक मेरा वाइब्रेशन जाता है। इसमें सारी ग्रंथियां शरीर की, यहाँ की, ब्रेन के अंदर की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, सभी को एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये तो सबसे पावरफुल उपाय है किसी भी बीमारी के लिए। कपालभाति, कपालभाति भी
कपालभाति में हमने बताया था कि कपालभाति में आ, दो तरीके होते हैं। एक तो कॉमन नॉर्मल आप चालू करते हो सूर्य नाड़ी से, फिर चंद्र नाड़ी से, या फिर दोनों नासिकाओं से। लेकिन कपालभाति का ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो कपालभाति में एकदम विगरस करूं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप आधे घंटे जोर से करके देखो और नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ये आपको डायरेक्ट प्रूफ मिल जाएगा कि उसका रिलेशन है। लेकिन वही कपालभाति अगर मैं थोड़ा स्लो डाउन करता हूँ, नॉर्मल है ऐसे, और बहुत जोर से है वो ऐसे, तो नॉर्मल से मैं थोड़ा सा खींच के स्लो करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इससे मेरा ब्लड प्रेशर कम होने में मदद होगी। तो कपालभाति कर लेते हैं, दोनों नासिकाओं से अभी कर लेते हैं 108 बार। पूरी तरह छोड़िए, देखिए मैंने स्लो डाउन किया है। ये तरीका है जिनके लिए, जिनका हाइपरटेंशन है उनके लिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर है उन्होंने ये करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पूरी शक्ति के साथ कपालभाति कर सकते हैं। पूरी तरह छोड़िए, पूरी तरह भरिए, और एकदम धीरे से आनंद लेते हुए। तो ये शांति की और आनंद लेने की प्रक्रिया है। ये भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयुक्त है, हाइपरटेंशन के लिए उपयोगी है। फिर अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम तो आपकी शुरुआत है और आपको वो तो आना ही चाहिए, वो प्रैक्टिस रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमने 2-3 महीने में, वो भी कितना रेगुलरली लोग कर रहे हैं, तो नाड़ियाँ शुद्ध हुई हो। नाड़ी शोधन, ये अनुलोम विलोम, ये प्रैक्टिस तो रोज करनी ही चाहिए। उसके बिना योग का किसी भी बीमारी के लिए उपयोग उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। अभी हम लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर उज्जयी मैंने बताया था हार्ट के लिए। ये जो वाइब्रेशन है, मैंने एग्जांपल बताया था कि पाइप के अंदर कचरा भरा है, साइड में कचरा चिपक जाता है, तो आप पाइप को साइड से मारते हो किसी हथौड़े से, किसी चीज़ से, वो वाइब्रेशन होता है उसमें, वो वाइब्रेशन के कारण वो कचरा छूट जाता है। तो जो हार्ट में ब्लॉक्स आदि होते हैं, वो टेंडेंसी कम करने के लिए या अर्ली स्टेज में उसको रिलीज करने के लिए उज्जयी उपयोगी है। अब उज्जयी हार्ट के लिए उपयोगी है, तो हार्ट का डायरेक्ट रिलेशन मेरे ब्लड प्रेशर से भी है। हार्ट की हेल्थ और हाइपरटेंशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उज्जयी भी उसके लिए बहुत उपयुक्त है। एक हार्ट के लिए कर रहे हैं तो हम लोग मध्य उज्जयी करेंगे। पूरा सांस छोड़िए, घर्षण से आप सांस ले रहे हैं। हमने क्या कहा था कि आप ये करते हुए क्या सोचना है आपको, कि कफ मुक्त हो रहा है मेरे हृदय स्थान से, या मेरे पेट से, या मेरे ऊपर के पार्ट से, जो ऊर्ध्व उज्जयी करते हैं। तो ये मन का पार्टिसिपेशन, इसके सहभाग अपने शरीर की क्रियाओं के साथ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
अब ब्लड प्रेशर के लिए आपको एक्यूप्रेशर में कोई ऐसे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे ऐसे मुद्राएं दिखेगी, लेकिन ये आपको अपने आप से देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कई तरीके हैं। जिसके लिए अ, जैसे दवाइयाँ देते हुए बीटा ब्लॉकर होता है, कैल्शियम ब्लॉकर होता है, अलग अलग तरीके के ब्लॉकर्स होते हैं। तो आपका किस तरीके का पता नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि ये करते हुए, ऐसे कोई भी एक उंगली दबाते हुए आपको अंदर से महसूस होगा कि इससे मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए सही मुद्रा होगी। या फिर एक कॉमन है कि जैसे आपके दो ये बीच में की उंगलियां है, ये और अपना अंगूठा, ये एक दूसरे को दबा के ये कैट जैसे, बिल्ली जैसे आकार बन जाता है। तो ये कॉमन है, ये बहुत सारे केसेस में हो जाता है। तो इस अवस्था में आंख बंद करके आप कुछ मिनटों के लिए, 2-3 मिनटों के लिए शांति से बैठ सकते हो। अब आते हैं डायबिटीज पे। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण अपना गलत रहन सहन है। रात को देरी से खाना खाना, ये न्योता देता है डायबिटीज को किसी न किसी एज में। मेरे एक नेबर थे, मेरे एक पड़ोसी थे, वो बोला करते थे हमको कुछ नहीं होता है, हम रात को 10 साढ़े 10 के बाद ही खाना खाते हैं, शाम को 7 बजे आने के बाद नाश्ता करते हैं, 10 साढ़े 10 बजे खाना खाते हैं, 11 भी बज जाते हैं हमको। बिल्कुल उनको कुछ नहीं होता था, एकदम हट्टे कट्टे थे। लेकिन एक उम्र में सबको फिर डायबिटीज या बाकी ऐसी सारी तकलीफें चालू हुई। तो एक शरीर का साइकिल होता है। योग बिलीव करता है कि सुबह से शाम तक अपना अग्नि जो होता है पेट का, वो सूरज की अवस्था के अनुसार होता है। तो दोपहर को सबसे ज़्यादा अग्नि होता है, दोपहर का खाना सबसे अच्छा खा सकते हो। एक थियरी है वेस्टर्न न्यूट्रिशन में कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, बहुत दबा के ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मैं भी किया करता था, कोई बुराई नहीं है, लेकिन योग और आयुर्वेद समझता है कि दोपहर का खाना सबसे महत्वपूर्ण है। शाम का कम हो और सुबह का कम हो, नहीं किया तो भी चल सकता है, सुबह का फिर जल्दी खाना खा सकते हो। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कई सारी बीमारियों के लिए ये आपका आखिरी खाना और आपका पहला खाना, ये इसमें ये जो डिस्टेंस है वो कम कर रहे, यानी जिसे क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, कि रात को समझो समझो शाम को 6-7 बजे खाना खा लिया और दूसरे दिन 11 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो 16 घंटे का आपका फास्टिंग हो जाता है। इस क्रिया से शरीर को प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी हुई तो शरीर अपने आप अपनी बीमार जो पेशियाँ होती है उनको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जिससे नई फ्रेश पेशियाँ बनने में मदद होती है। और इसको हीलिंग प्रोसेस में, बीमारी ठीक होने के लिए इसका बहुत फायदा होता है। डायबिटीज का दूसरा एक कारण है सोने का साइकिल आपका। तो सोना क्यों पड़ता है हमें? तो शरीर में कई सारे छोटे छोटे केमिकल्स हैं, ग्रंथियां हैं, जहाँ से वो अलग अलग, जैसे थायराइड है या पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ होता है। मेरी एक्सपर्टाइज नहीं, हर ग्रंथि का नाम मैं नहीं जानूंगा, लेकिन ये जो है वो रिप्लेनिश होती है हमारे नींद में, वो रिक्रिएट होती है। ये बंद हो तो भी ये फैक्ट्री चालू रहती है और उस अवस्था में ये कुछ द्रव्य वापस बनते हैं। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का 10 से 1 बजे तक मेरे ख्याल से टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस समय आपको रात 1-2 बजे तक आप अगर सोए नहीं हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होनी है, ये तय है। तो ये सोने का साइकिल कम से कम 10 से 1 में से कुछ घंटे तो अपने को मिले। 11 बजे तो सोए, 11:30 बजे तो सोए, कम से कम उस कुछ पार्ट मिले अपनी जीवन शैली के हिसाब से। कोई 10 बजे सो सकता है और सुबह जल्दी उठ सकता है, तो उसके जैसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अभी की जीवन शैली में ये शायद मुश्किल हो सकता है सबके लिए। तो डायबिटीज के लिए कुछ आसन हैं हमने किए थे। तो आपको याद है हम अग्निसार करते हैं। डायबिटीज के लिए अग्निसार के तुरंत बाद आपने मंडूकासन करना चाहिए। सांस छोड़िए,
अपने घुटनों का सहारा लेके पेट को पूरा पीछे कीजिए। ये आपने सोलर प्लेक्सस को, एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट किया है। इसके तुरंत बाद आप मुट्ठियाँ बंद करके आपके नाभि स्थान के यहाँ पर रख के सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। पूरा प्रेशर आपके पैनक्रियास पे, पेट पे आ जाएगा। धीरे धीरे सांस हाफ ब्रीदिंग चालू रखें, छोड़िए और बढ़ते हुए ऊपर। ये है। फिर मैंने दूसरा महत्वपूर्ण आसन डायबिटीज़ के लिए जो बताया था वो अर्ध मच्छिंद्र आसन है। वो मैं अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि समय का पता नहीं। ये अर्ध मच्छिंद्र आसन आपको पता है कि एक पैर ऐसे, दूसरा ऐसे, अपने हाथ यहाँ से ये उंगलियां पकड़ के और दूसरे पैर से। ये तो सबसे बेहतर है आसन पेट के कई विकारों के लिए और खास करके डायबिटीज के लिए। तो मैंने किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि गोमुखासन भी डायबिटीज में उपयोगी हो सकता है। गोमुखासन आप याद होगा आपको, ये मेरा बायां हाथ मैंने ऐसे पीछे लिया है और ये दायां हाथ ऐसे करके उसे पकड़ रहे हैं, जकड़ लिया इसे, और ऐसे करके फिर मेरी गर्दन सीधी करनी है। ये स्वस्तिक आसन है। स्वस्तिक जो होता है ना अपना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रख के, तो इस अवस्था में ये भी काफ़ी उपयोगी है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था, सबसे बेहतर थायराइड की प्रॉब्लम के लिए सर्वांगासन है, जो हम आखिर में करते हैं। वो तो करेंगे तभी बताऊंगा। उसी तरह से किसी ने पूछा था कि मेनोपॉज के लिए क्या आसन है, तो सर्वांगासन, हलासन, हलासन है ना, सर्वांगासन के पहले जो हम पूरा पीछे पैर रखते हैं वो है। लेकिन सर्वांगासन का और एक बंधा हुआ तरीका है। अपने हाथ से ये पैर पकड़ लिए हैं और सिर्फ ये पार्ट आपका ऊपर उठाया है। ये मेनोपॉज में उपयोगी है। ये जो सिर्फ पैर ऊपर रखना, ये बिना टेंशन के किसी दीवार को लगा के ऐसे रखे, ये भी मेनोपॉज के लिए एक उपयोगी आसन है। और कई सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के भी आसन उसमें उपयोगी होते हैं। भुजंगासन भी उपयोगी है। अब मैं मुद्रा बताता हूँ। इसे योनि मुद्रा कहते हैं। आपकी बीच की उंगली और सबसे छोटी उंगली इसे नीचे करें, दोनों हाथ की। इसमें दोनों हाथ साथ में काम करते हैं। दिख रहा है? मैं आई होप दिख रहा है। फिर अभी आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो हम पॉइंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो दूसरे हाथ के दूसरी फिंगर पे, और ये इंडेक्स फिंगर इसके ऊपर। नजदीक करके दिखाता हूँ। तो दोनों सेम फिंगर पे नहीं है। ये अंगूठे के बाजू की जो फिंगर है वो सबसे छोटी उंगली के बाजू वाली जो है उसके ऊपर, और दूसरा उसके एग्जैक्ट अपोजिट, ऐसे। ओके, ये करने के बाद आपकी दोनों उंगलियां बाकी जो बंद की थी
उसे सीधा करें, वो एक के ऊपर एक आ जाएगी ऐसे। और फिर आपके अंगूठा ये अपनी छोटी उंगली के बेस के यहाँ पे आपको रखना है। ये एक योनि मुद्रा मुद्रा का एक प्रकार है, और इस अवस्था में आप बैठ सकते हो शांति से। तो इससे कुछ शरीर के अंदर पूरा बदल नहीं जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेस होता है, जो जो सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के कारण, उसमें आराम मिलने में मदद होगी। योनि मुद्रा का दूसरा एक प्रकार है, ये अपने बाकी तीन उंगलियां, तो आपकी जो तर्जनी है और आपका अंगूठा है, ये एक दूसरे को ऐसे एक डायमंड के शेप में बना लिया आपने, और ये ऐसे करके एक दूसरे को लगभग टच करके। तो ये भी आसान है, ये एक तरीका है, इसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सबसे पावरफुल हर चीज़ को रिसेट करने के लिए, शरीर का बैलेंस वापस लाने के लिए ओंकार और हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और थायराइड में तो अ, और भी कुछ आसन है, लेकिन ये एक दिन में सब समझाने की बात नहीं, वो इतना आसान नहीं होगा। हम और ये भी शरीर के हर पार्ट के लिए, इसका तो हम एडवांस कोर्स में, जैसे अब हम हृदय पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम कैसे किसी भी शरीर के भाग को उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आखिरी ये कर लेते हैं। गर्दन झुकी हुई, तीन बार करेंगे। पूरा फोकस हृदय स्थान पर। हृदय का कमल खिल उठ रहा है। गर्दन सीधी, आंखों के ऊपर की उंगलियां निकाल के फिर कान। तो ये हृदय के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए वन ऑफ द बेस्ट, सबसे उत्कृष्ट क्रियाओं में एक भ्रामरी है। ओंकार करेंगे, पोस्चर करेक्ट करें। शांत, अपने आप धारणा करिए, प्रकाश, अपने गुण, अनंत काल से जो मेरे आत्मा की यात्रा चल रही है, इसमें अभी के जो मेरे कनेक्शंस है वो टेम्पररी है, ये समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए अकेलापन, सच में इस यात्रा में पूरी, इसमें मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ। शांत, रिलैक्स,
सांस छोड़िए, भरिए। अपने आप को मैं आंख बंद रहेगी, किसी जलाशय में पा रहा हूँ, बहता हुआ जल मेरे कानों तक, लेकिन स्थिर, ना उसका कोई भाव इतना है कि मुझे धकेला जा रहा है, एकदम शांत बहने वाला, लेकिन पूरा अंधेरा। मैं रेत का स्पर्श मेरे पैरों के नीचे महसूस करता हूँ। कभी कभी पानी मेरे कान के निचले हिस्से को छू लेता है, वो महसूस करता हूँ। अब मेरी शरीर की आंखें बंद है, लेकिन ये मैं मेरे इमेजिनेशन में, मेरे मन से, मेरी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे सामने आसमान थोड़ा प्रकाशमय होने लगता है, सूरज उगने वाला है। जैसे किरणें फैलती है बादलों से, बादलों के बॉर्डर्स, किनारे लाल पीले स्वर्णिम रंग से, और उसके बीच में से कुछ प्रकाश झिर रहा है। जैसे प्रकाश होता है, मैं देखता हूँ, मैं एक विशाल नदी के बीच में, दोनों बाजू में घना जंगल देखता हूँ, पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, ऊंचे पेड़, एक कोई वृक्ष जिसकी डालियां फैली हुई है, एक डाली बिल्कुल लगभग छू कर जा रही है पानी को, ऐसे नीचे झुककर ऊपर आ रही है। पानी में लहर आए या थोड़ी हवा बहे तो वो एक दूसरे को स्पर्श कर लेंगे। पानी इतना स्थिर है कि इस डाली का, बाकी जंगल का, बादलों का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सूरज उगता है और ये प्रतिबिंब और ओरिजिनल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। मैं इसमें मगन हूँ। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और अचानक से मेरे सामने पानी की एक बूंद गिरती है। पानी की बूंद गिरते ही तरंग उठते हैं, सेंटर से किनारे की ओर जाने वाले, और ये पूरा मेरा प्रतिबिंब का दृश्य बदल जाता है। अब ना कि मैं क्लियर डाली देखता हूँ या क्लियर वृक्ष दिखता हूँ, एक रंग दिख रहे हैं कि सामने की बाजू में लाल पीले कलर है, मेरे लेफ्ट और राइट में जहाँ जंगल है वहाँ प्रतिबिंब में हरा रंग दिख रहा है। लेकिन एक सिमेट्री है इसमें, तो फिर भी मेरी नज़र प्रतिबिंब पर ही रहती है। एक की जगह पे दो बूंदें गिरती है और दो अलग अलग तरंग एक दूसरे में मिक्स होके अभी थोड़ा दृश्य कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर बारिश चालू होती है धीरे धीरे और बूंदें गिरने लगती है, और अब तो कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे हवा बहने लगती है, पानी का बहाव बढ़ जाता है, और मैं सोचता हूँ कि मैं ये प्रतिबिंब देखते रहूँ तो मैं मेरे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा।
कई बार अपने मन के विपरीत इंटरप्रिटेशन को छोड़ के हमें मूल वस्तु पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो मैं अपना ध्यान सूरज पे, बादलों पर और पेड़ों पर रखता हूँ और अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ। फिर सूरज उगने लगता है, जैसे उगता है वैसे पानी की लेवल बढ़ती है और मैं पूरी तरह कवर हो जाता हूँ। अब तो मुझे ना देखने के लिए बादल है, ना पेड़ है, और पानी का बहाव तो बढ़ ही रहा है। अब भय और चिंता मेरे मन में आ जाते हैं कि मेरे पैर छूट जाए तो क्या होगा। मैं इस बहाव के साथ बहते जाऊं, किसी पत्थर पर टकरा सकता हूँ, क्या होगा इसमें? मैं बच पाऊंगा? नहीं बच पाऊंगा। अब मैं किस चीज़ का आधार ले सकता हूँ? ऐसे कई बार जीवन में क्षण आते हैं कि हमें लगता है मैं अब किस चीज़ का आधार ले सकता हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि एक प्रकाश तो था जो अपने अंदर ही मैं कभी भी देख सकता हूँ। मेरा पूरा फोकस मैं अपने अंदर ज्ञान, आनंद, चेतना युक्त मेरा अस्तित्व। ये करते हुए मुझे बाहर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, गर्म है, ठंडा है, मैं बह रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है। यहाँ तो मुझे पता है कि मेरा कोई अंत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। जैसे मैं मेरा मोबाइल खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खो गया तो हर चीज़ का अंत नहीं होगा। मैं नए मोबाइल से अपने फिर लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैं शांत होता हूँ, पानी भी धीरे धीरे शांत हो गया और लेवल भी थोड़ी थोड़ी कम होते हुए जो मेरी आंखों के ऊपर से, नाक के ऊपर से, फिर पहले जैसे मैं आँख खोल के देखता हूँ, फिर वही दृश्य, सूरज पूरी तरह उग चुका है, पूरा प्रतिबिंब। बहुत मनोहारी दृश्य है। लेकिन मैं अब जानता हूँ कि ये दृश्य अच्छा होना, बुरा होना, ये तो चलते रहेगा। मेरे लिए परमानेंट सोर्स ये अपने अंदर है। शांत। मैं जानने वाला हूँ और विश्व में चीज़ें अपने आप होती रहती है। उसमें मैं अपने आप को वो गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूँ कि ये मैं इसका करता हूँ। मैं सिर्फ जान रहा हूँ और अपने आप को भी जान रहा हूँ। सांस छोड़िए। अब हमने कई बार देखा होगा कि लोगों का भाग्य कम ज़्यादा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये मुझे ही क्यों हुआ। कोविड
इसको ही क्यों हुआ, इसको हुआ, ये हट्टा कट्टा था लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, और कोई एकदम बूढ़ा था, बीमार था, लेकिन आराम से ठीक हो गया। ऐसे हर चीज़ में उतार चढ़ाव हम देखते हैं। कोई कोई जीव किसी घर में पैदा होता है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, एकदम अमीर घर में पैदा होता है, महलों में पैदा होता है, और कोई होता है जिससे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है। तो ये उस जीव के साथ ऐसे क्यों, ये क्यों हुआ? तो नहीं, ये तो ऐसे रैंडमली हुआ, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो हमने तो पहले देखा है कि कोई चीज़ रैंडम नहीं, हर एक का कोई ना कोई कारण होगा। अब ये कारण के लिए कई कई विद्वानों ने, कई संतों ने अलग अलग थियरीज दिए हैं, लेकिन बॉटम लाइन सब मिलके कर्मा थियरी पे आते हैं कि जो कर्मा है, हम जो करते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, और उसका फल कभी कभी आगे मिल जाता है। तो आगे ही क्यों मिलना चाहिए? तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वाटर पॉट एनालॉजी देता हूँ कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो समझो कोई बच्चा है जिसको, जो अच्छा कमा रहा है, लेकिन पहले से उनके ऊपर 10 करोड़ का लोन है। तो भले ये बहुत अच्छा कमा रहा है, तो भी दिखते हुए बैंक बैलेंस तो निगेटिव ही दिखेगा ना कुछ समय के लिए। तो ये जो पहले का क्या है ये हमें पता नहीं है, पहले का मेरा बैलेंस क्या है पता नहीं है। इसके कारण ये, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कर्म थियरी की इसका प्रूफ है कि मेरे पास, जैसे आत्मा का स्वभाव आनंद है, इसका मेरे पास प्रूफ है, मैं देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बाहरी अप्स एंड डाउन से परे मैं अपना आनंद ले सकता हूँ, ये पक्का है। ऐसे कर्म थियरी का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। अगर आप कोई पूछता है तो ऑनेस्टली बताऊंगा कि कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं पहले का बैलेंस क्या था, इसका कोई मीटर नहीं है, कोई जानने की तरीके। लेकिन जिन ग्रंथों ने आत्मा के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में लिखा है, उन्हीं ग्रंथों में इसका जिक्र आया है, और इसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ नहीं दिखता है, इसलिए हम उसे मानने में मुश्किल नहीं है। एक एक तरीका, एक हाइपोथेसिस है ये जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों होता है। फिर तो हम कहेंगे कि तो समझो एक टैंक है, टैंक में कई सारे लिक्विड है। तो कोई नीचे एकदम कचरा है, फिर बीच में कुछ है, फिर एकदम साफ लिक्विड है। आप ऊपर से एकदम साफ लिक्विड डाल रहे हो, तो वो बाहर आने के लिए उसे वक्त तो लगेगा, क्योंकि निचला कचरा जाने के बाद वो आएगा। तो ये जो है वो अभी तक के मेरे कर्मों का जो स्टैक है वो, और अभी मैं कर रहा हूँ, ये दोनों का मिलके अभी मेरे के साथ क्या हो रहा है, इसका रिलेशन है, ऐसे कहा जाता है। अब लोग कहेंगे कि लेकिन तो फिर अच्छा कर्म और बुरा कर्म ऐसे 2 तरीके के, तो नहीं, कई सारे तरीके के कर्म होंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है जो एकदम अमीर घर में पैदा होता है, सब कुछ उसको मिला है, लेकिन रूप इतना गंदा है कि लोग उसको देखना ही नहीं चाहते, एकदम उसके सब बॉडी पार्ट्स आधे टेढ़े हैं, तो पॉपुलर नहीं होता है, लोगों में मिक्स होना उसको मुश्किल होता है। लेकिन लकी था ना वो, एक मामले में लकी था, दूसरे में नहीं था। कहीं पे होता है कि वो है, शरीर भी अच्छा मिला है, लेकिन उसके जीव को स्वाद ही नहीं पता चलता है, वो अच्छा स्वाद ले ही नहीं सकता है, अच्छा म्यूजिक सुन नहीं सकता है। कई लोग होते हैं जिनको लोग कहते हैं ना कि ये म्यूजिक की बिल्कुल जानकारी नहीं, अच्छा म्यूजिक हो बुरा म्यूजिक हो उसको कोई एकदम न्यूट्रल है। और कोई होता है जो म्यूजिक में पूरा बह सकता है, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकता है, उसको डेप्थ में जाके पहचान सकता है, वो गाना सुन के उसके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना एंजॉय कर सकता है। तो ये किसी को है, किसी को वो नहीं है, किसी का ये है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बीमारियां बहुत ज़्यादा है। या किसी को सब कुछ ठीक है, सुदृढ़ है, लेकिन 20 की उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हो जाता है, अचानक से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये इतनी अचानक से ऐसी चीज़ें होती है। तो अचानक से होने वाली चीज़ों को समझने के लिए कर्मा थ्योरी बनाई गई है, जो कहती है कि आपकी हर एक्शन आपके आत्मा के साथ रिकॉर्ड हो जाती है, और वो इस जन्म से ये शरीर आगे नहीं आता है,
ये बॉडी आगे नहीं आती है, लेकिन हर रिकॉर्डेड इंसिडेंस ये बाद में प्ले होता है। अब समझो आपने कभी रिकॉर्डिंग करते हुए एकदम खराब आवाज़ रिकॉर्ड की होगी, और नेक्स्ट बार आप जो रिकॉर्ड सुनोगे तो खराब आवाज़ ही सुनाई देगी। भले आज आप एकदम अच्छा गा सकते हो, लेकिन पहले की रिकॉर्डिंग तो वही सुनाई देगी। तो क्या हम इसमें चेंज नहीं कर सकते? तो शायद कुछ हद तक कर सकते हैं कि अभी के मेरे कर्म इतने पावरफुल हो। जैसे मैंने वो लिक्विड जो पॉट था जिसमें कई सारे कचरा वगैरह था, मैंने कोई मर्क्यूरी जैसे हेवी द्रव्य डाला, तो बाकी द्रव्यों को पीछे करके वो सबसे पहले नीचे चला जाएगा। तो ये जो क्रम है मेरे कर्मों का, ये मेरे अभी के बर्ताव से मैं उसमें कुछ हद तक इसी जन्म में भी दिखने वाली चेंजेस ला सकता हूँ। ये शायद अनुभव किया जा सकता है कि बिल्कुल आप एकदम शांति से रहे और मन स्वच्छ रखे, आप लोगों को माफ कर सके, मन में स्ट्रेसेस नहीं रखे, तो इसका आपके हेल्थ पे या आपके वेल्थ पे, इन चीज़ों पे तो परिणाम होते हुए दिखता ही है। तो ये हो सकता है कि मैं अपने कर्म में थोड़ा सा संक्रमण कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ। कर्म मेरे से क्या होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या मेरे भाव क्या है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक आदमी है जो रेलवे ट्रैक पे उसका पैर अटक गया है, और थोड़ी समय में ट्रेन आ जाएगी, उसका पैर कट जाएगा, तो जाके उसको खींच के निकालना पड़ेगा, नहीं तो पैर तो कटने वाला है। तो कोई एक आदमी पूरी जी जान से भागते हुए, उसकी भागने की कैपेसिटी नहीं है लेकिन कभी नहीं भागा इतने तेजी से वहाँ भाग के, क्यों? क्योंकि उसे बचाना चाह रहा है, अच्छे ही विचार है उसके। लेकिन क्या हो जाता है कि बीच में कोई पत्थर आता है, पत्थर पे टकरा के वो गिर जाता है, और उसे बचाने की जगह पे ऐन मौके पे वो ढकेला जाता है आदमी, और पैर कटने की जगह पे वो आदमी पूरा का पूरा कट जाता है, मौत हो जाती है। क्या इसने बुरे कर्म किए? ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऐसे होता है तो अब हम कहेंगे, जैसे हमने वो पास्ट और फ्यूचर का देखा था कि फिक्स्ड है या नहीं है, कि इसके जीवन में ये तय था कि इसकी मौत थी यहाँ पे उसके पहले के कर्मों के हिसाब से। लेकिन मैंने जो किया है, मेरी क्रिया, मेरे जो भाव थे बचाने के थे, तो मेरे कर्म अच्छे ही हुए होंगे। तो क्रिया पे नहीं, उस समय मेरे क्या भाव होते हैं। या मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि कहीं से आदमी चल रहा है शांति से, अपने आप में जप कर रहा है, और करते करते उसे दिखाई नहीं देता है, तो उसके पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी आ जाती है और मर जाती है। तो चींटी की मौत का कारण इसका चलना ये हुआ। दूसरा है कि चींटी उसके हाथ में काटती है, काटने के बाद जलन होती है, और ऐसे एकदम गुस्से से उसके अपने अचानक से उससे हाथ से वो मारा जाता है और चींटी मर जाती है। तीसरा है कि चींटियाँ जा रही हैं और कोई लड़का दिखता है, अच्छा जा रही है, जाके ऐसे मसल देता है, उसे मार देता है जानबूझ के, सोच के। तीनों क्रियाओं में चींटी की मौत तो थी उसके अपने कर्म के हिसाब से, लेकिन इस क्रिया में जब उसका मैं निमित्त बना, उसके उसका जो भाग्य था उस हिसाब से जो हुआ, उसमें मेरा जो निमित्त हुआ, वो करते हुए मेरे भाव अलग अलग थे। तो मेरे जो भाव थे उस हिसाब से बहुत बुरे और एकदम न के बराबर, में के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। तो कर्म का बंध ये मेरे मन में मेरे जो भाव होते हैं उसी के ऊपर होता है। इसके ऊपर भी हमने फिर एक अभ्यास किया कि अब कोई सिचुएशन मेरे पास नहीं है, मैं अपने आप धारणा में सिचुएशन बना सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ, और वो अच्छे काम से अच्छे कर्म का बंध होता है। तो मुझे ऐसे मौका मिले कि जहाँ मैं किसी का मदद कर सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ अच्छे भाव ला सकूँ, ये अपने अंदर ही मैं पूरा का पूरा रिक्रिएट कर सकता हूँ, और जिसका बीमारियों में या मेरे मन की शांति में मुझे उपयोग करने। तो ये हम एडवांस कोर्स में करेंगे। इसमें हमने एक सेल लेवल मेडिटेशन भी किया था। एडवांस कोर्स जब होगा एक ये अपना ख़त्म होने के बाद, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेशन बचे होंगे अपने, तो
एडवांस कोर्स में हम लोग भ्रामरी के कस्टमाइजेशंस, डिटेल्ड प्राणायाम जहाँ पे हम कुंभक भी करेंगे, सांस रोकेंगे, और वो उन्होंने करना चाहिए कि जिनको कम से कम अनुलोम विलोम और कपालभाति वगैरह की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हुई हो, तो आपने प्राणायाम में जाना चाहिए, उसके पहले प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और सेल लेवल मेडिटेशन यानी मैं मेरे शरीर की पेशियों को मेरे साथ, उन्हें अलग जीव समझ के मेरे साथ उन्हें, जैसे समझो मैं गाइड कर रहा हूँ और 100 लोग वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे मैं, मेरा आत्मा गाइड कर रहा है, और ये करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं मेरे, वो सब साथ में वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये फोकस करके शरीर के विविध पार्ट्स को कैसे हम आराम दे सकते हैं, ये एडवांस कोर्स में होगा। जो लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो भी कभी कभार इसमें ये देख सकते हैं, लेकिन प्राणायाम ना करें एडवांस कोर्स में, अगर आपकी बेसिक्स ना तैयार हो तो, क्योंकि फिर उससे नुकसान हो सकता है। तो अब कर्म थियरी पे फिर कोई किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी एकदम बेसिक बताया मैंने कर्म थियरी का, कई ग्रंथों में, कई धर्मों में अलग अलग डेप्थ तक लिया है, वो अपना विषय नहीं, धर्म भी अपना विषय नहीं है। सिर्फ समझना कि जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या ये मैं ही क्यों जो होता है, उसमें ऐसी कोई थियरी है जिसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे पहले के किसी आदमी ने खून किया और दूसरे दिन वो किसी कारण भूल गया, उसका दिमाग चलना बंद हो गया और उसको याद ही नहीं कि उसने खून किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसे उसका प्रायश्चित नहीं मिलेगा। कोर्ट में तो उसको जो हुआ है उस हिसाब से उसको फांसी लगनी है तो लगेगी। तो इस तरीके से मुझे मेरे पहले जन्म में क्या हुआ है अगर पता नहीं है तो भी उसके फल तो भुगतने ही पड़ेगी, ऐसे कर्मा थियरी कहती है कोई किसी को सवाल? नो क्वेश्चंस? इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि कोई हमें धमकाता है, कुछ बोलता है, मुझे पता है कि मेरे कर्मों के हिसाब से या मेरे भाग्य के हिसाब से जो होना है वो होगा। तो तू कौन होता है मुझे धमकाने वाला? आपका डर भी कम हो जाता है, हर छोटी चीज पे आप नहीं डरोगे। कुछ नहीं है तो हम आखिरी ओंकार कर लेते हैं। ये कैसे 15-20 मिनट में जो मैंने बताया वो इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सवाल होने चाहिए। तो सारांश आज का, हमने अलग अलग बीमारियों की, थायराइड के लिए मैंने बताया सर्वांगासन। सर्वांगासन आपको पता है कि नीचे झुक के हाथ का सपोर्ट लेके पैर सीधे, आप नेट पर भी देख सकते हो, सर्वांगासन में कोई गलतियां नहीं है। हमने उसी सब्जेक्ट्स पे जैसे कि कपालभाति या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में, जहाँ पे ओंकार में, जहाँ पे इंटरनेट पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पे डिटेल में गए। सर्वांगासन तो आप डायरेक्टली देख के भी कर सकते हो। तो और थायराइड के लिए सबसे अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए हमने बताया, डायबिटीज़ के लिए हमने कुछ आसन बताए, और ये इम्पोर्टेंट बताया कि ओंकार ये सबसे एक बेस है। ये सब क्रिया, इम्प्रूवमेंट की क्रिया, मन और शरीर की इम्प्रूवमेंट की क्रिया चालू करने के लिए ओंकार बेस है। नाड़ियाँ शुद्ध होना दूसरा बेस है, और फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस जो बीमारी है उसके हिसाब से। सांस छोड़िए, और हम ये सब कुछ कर रहे हैं ये सच्चे सुख को पाने के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।